नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के मोदी सरकार पर करारे वार की, बार बार तलाशी पर चुनाव आयोग पर भड़के उद्धव ठाकरे की। देखेंगे झारखंड चुनाव में क्यों हुई ईडी की एंट्री, यूपी सरकार के खिलाफ क्यों भड़का छात्रों का गुस्सा। जानेंगे सीजेआई बनते ही जस्टिस खन्ना ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के किस फैसलों को सबसे पहले पलटा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 250 यूनिट फ्री बिजली और जातिगत जनगणना का किया वादा। केरल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले आईएएस अधिकारी सस्पेंड। अफसर ने व्हाट्सएप पर बनाया था धर्म आधारित ग्रुप, बाद में किया था फोन हैक होने का दावा। जांच में फोन हैक का दावा मिला गलत। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने किया उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला। कहा महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स भेजे गुजरात, अब वोट भी गुजरात जाकर ही मांगे। और लाल निशान पर बंद हुआ बाजार। 820 अंकों की गिरावट के साथ 78,675 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 257 अंकों की बढ़त के साथ 23,883 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में आज राहुल गांधी की 2 रैलियां थी। किसानों की पंचायत में भी उन्होंने हिस्सा लेना था, लेकिन राहुल गांधी 3 में से सिर्फ एक ही कार्यक्रम में शामिल हो पाए, जहां उन्होंने मोदी सरकार और संघ पर जमकर हमले किए। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि बीजेपी से हमारी विचारधारा की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, नफरत को मोहब्बत से हराने की लड़ाई है। लेकिन बीजेपी आरएसएस के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं। मोदी सरकार ये काम सरकारों को गिराकर, किसानों से धन छीनकर, अरबपतियों का कर्ज माफ कर करती है। देश में लोकतंत्र संविधान की वजह से है। हिंदुस्तान की संस्थाएं भी इसी से निकली हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और आरएसएस हर समय इसके ऊपर आक्रमण करते हैं। देश की संस्थाएं जनता की हैं, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है। हमारा पहला काम जातिगत जनगणना होगा, फिर 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करेंगे। हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जहां किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की इज्जत हो। नरेंद्र मोदी जितना पैसा अरबपतियों को देंगे, हम उतना पैसा महाराष्ट्र के मजदूरों, गरीबों और किसानों को देंगे। राहुल ने कहा कि जब बीजेपी ने महाराष्ट्र में आपकी सरकार चुरा ली, तब उन्होंने संविधान को कमजोर किया। जब बीजेपी आरएसएस अपने लोगों को हिंदुस्तान की संस्थाओं में बड़े पदों पर बैठाती है, तो वो संविधान को कमजोर करती है। जब वे किसानों को सही एमएसपी नहीं देते, तो वे संविधान को कमजोर करते हैं। जब अडानी जैसे लोगों का लाखों करोड़ों का रुपए माफ होता है, तब भी संविधान को कमजोर किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि सोयाबीन और कपास की खेती करते हुए किसानों के हाथ फट जाते हैं, लेकिन उन्हें सही दाम नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी 3 काले कानून लेकर आए, जिसके विरोध में देश के सभी किसान खड़े हो गए। फिर भी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये बिल किसानों के फायदे के लिए लाया गया था। अगर ये बिल किसानों के फायदे के लिए था, तो देश के किसान सड़कों पर क्यों उतरे? राहुल की आज बुल्ढाड़ा के चिखली में भी रैली थी, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी आने के चलते उन्हें ये रैली रद्द करनी पड़ी। राहुल ने इसे लेकर कहा कि मुझे आज चिखली आना था, लेकिन मेरे विमान में तकनीकी खराबी हो जाने से मैं यहाँ नहीं आ सका। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे एक जनसभा को संबोधित करना था और सोयाबीन उत्पादक किसानों से बातचीत करनी थी। सोयाबीन और कपास किसान बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुझे पता है कि बीजेपी सरकार सोयाबीन और कपास किसानों को उचित मूल्य नहीं देती है। जैसे ही इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, तो हम आपकी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन ये बात लगातार उठा रहा है। खास तौर पर चुनाव आयोग को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ आयोग का रवैया बेहद सख्त है, तो बीजेपी पर आयोग नर्म है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे की तो बार बार तलाशी चुनाव आयोग की तरफ से ली जा रही है, जिससे उद्धव ठाकरे भड़क उठे हैं। तो क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 24 घंटे में दूसरी बार चेकिंग हुई। उद्धव उस्मानाबाद में औसा सीट पर प्रचार करने आए थे। इस दौरान चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। इससे पहले 11 नवंबर को यवतमाल के वनी एयरपोर्ट पर उनके बैग की जांच की गई थी। लगातार हो रही जांच से उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उन्होंने तीखा बयान देते हुए कहा कि पिछली बार जब पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी,
तब ओडिशा में एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। आपने मेरे बैग की जांच की, कोई बात नहीं, चाहे तो मेरा यूरिन पोर्ट भी चेक कर लीजिए, लेकिन अब मुझे मोदी के बैग चेक करते हुए भी आप लोगों का वीडियो चाहिए। वहां आप अपनी पूंछ मत झुका देना। उद्धव ठाकरे ने यवतमाल में हुई तलाशी और बातचीत का वीडियो भी बनाया और इसे पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट भी कर दिया। साथ ही लिखा है कि जो हुआ वो बहुत बढ़िया था। अब कमलाबाई और देशद्रोहियों के सामान की भी इसी तरह जांच होनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि बक्से कौन, कहां से और कैसे ले जा रहा है। चोर के अलावा सन्यासी को सजा देने की कोशिश कौन कर रहा है। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं पर प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई हो रही है, जबकि सत्ताधारी महायुति में शामिल दल भाजपा, शिवसेना, एनसीपी की तरफ से पैसे बांटने की घटना पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है तो झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों के साथ देश के 11 राज्यों की 34 विधानसभा सीटों पर मतदान की तैयारी पूरी हो गई है। इसके साथ ही केरल की वायनाड सीट पर भी 13 नवंबर को ही वोटिंग होनी है। चुनाव के बीच में ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने 17 जगह छापेमारी की है। तो कहां है वोटिंग, देखिए इस रिपोर्ट में। 13 नवंबर को फर्स्ट फेज में झारखंड की 43 विधानसभा सीटों के साथ देश के 11 राज्यों के 34 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। इसमें झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 13 नवंबर को 15 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से 1.37 करोड़ वोटर्स शामिल होंगे। फर्स्ट फेज की 43 में से 14 सीटें कोल्हान, 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर, 9 सीटें पलामू और 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन की है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में 683 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें से 43 महिला उम्मीदवार हैं, 235 करोड़पति हैं, जबकि 174 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। इसी फेज में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सहित उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू चुनाव लड़ रही हैं, जबकि 11 राज्यों की 34 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। उनमें असम की 6 सीटें, धुलाई एससी, सिदली एसटी, बोंगाईगांव, बहाली, समागुरी, तरारी, बिहार की 3 सीटें, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, रायपुर सिटी, गुजरात की 3 सीटें इसमें शामिल हैं, जिसमें सिंहगांव, संदूर, चन्नापटना, जबकि केरल की 2 सीटें, चेल्लाकाड़ा और लोकसभा सीट वायनाड शामिल हैं। एमपी की 2 सीटें, बुधनी, विजयपुर, मेघालय की 1 सीट, गेम बेरगे, राजस्थान की 7 सीटें, रामगढ़, दौसा, देओली, उनियारा, खिवासवर, सलूम्बर, 84, जबकि सिक्किम की 2 सीटें, सोरेंग, चांगकुम और नामचिंग सिंधीथांग। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 6 सीटें इसमें शामिल हैं, जिसमें सितई, मदिरहाट, मेहटी, हराऊ, मेदिनीपुर, तलडांगरा शामिल है। आपको बता दें, इन सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे, जिसके परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन इस मतदान से एक दिन पहले यानी 12 नवंबर को राजधानी रांची समेत झारखंड के अन्य जिलों और पश्चिम बंगाल के 1.5 दर्जन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, जिसको लेकर जेएमएम ने मोदी सरकार पर चुनावी लाभ कमाने का आरोप लगाया। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने सबसे ज्यादा 29 और भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस 18 और राजद ने 1 सीट जीती थी। जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने मिलकर सरकार बनाई थी। वोटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जनता को फैसला सुनाना है, लेकिन इससे पहले चुनाव लड़ने वाले दिग्गजों की नींद जरूर उड़ी हुई है। वैसे इस समय यूपी सरकार की नींद भी उड़ी हुई है, क्योंकि सरकार के फैसले के खिलाफ छात्र सड़क पर आ गए हैं। 3 दिन से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। विपक्ष का समर्थन भी छात्रों के साथ दिख रहा है, तो सरकार के अंदर भी इसे लेकर फूट पड़ गई है। तो क्यों सड़क पर आए छात्र, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रांतीय सिविल सेवा यानी पीसीएस प्री और समीक्षा अधिकारी यानी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की परीक्षा 2 दिन कराने के निर्णय के विरोध में छात्र प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन का रूल लाने से कुछ अभ्यर्थियों को फायदा होगा, जबकि कुछ को नुकसान होगा। अभ्यर्थियों का तर्क है कि 2 शिफ्ट में पेपर होने से नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसके कारण अच्छे अभ्यर्थियों को भुगतना होगा। यानी 1-2 शिफ्ट में पेपर होने की वजह से एक शिफ्ट में सरल और एक शिफ्ट में कठिन प्रश्न होंगे, जिसके कारण आयोग नॉर्मलाइजेशन करने का काम करेगा, जिससे अच्छे अभ्यर्थियों के छटनी होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, जिसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसकी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने निंदा की और एक्स पर योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा,
पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। भाजपा के ढोंग का भांडाफोड़ हो गया है। अखिलेश ने योगी सरकार से सवाल किया, अब क्या भाजपा सरकार छात्रों के हॉस्टल या लॉज पर बुलडोजर चलवाएगी? तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने योगी सरकार से सवाल किए कि क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस आदि जैसी विशिष्ट परीक्षा 2 दिन में करानी पड़ रही है। बता दें कि इस मामले में लगातार विपक्ष हमलावर है, जिस पर योगी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। इस बीच सरकार से इतर होकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने छात्रों के आंदोलन पर बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, यूपी पीसीएस परीक्षा में 1 से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थाओं को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हों, ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। उन्होंने अधिकारियों से छात्रों की मांग सुनकर शीघ्र समाधान निकालने का आदेश दिया है। वहीं प्रयागराज में यूपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच यूपी लोक सेवा आयोग की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आयोग ने परीक्षा में शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा को अपनी प्राथमिकता बताया है। योगी सरकार में परीक्षा के लिए अंतिम समय पर नियम बदले तो छात्र सड़क पर आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना ने सीजीआई बनते ही नया नियम बना दिया है। पुरानी परंपरा को बदल दिया है। तो क्या है सीजीआई का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। सीजीआई के रूप में कार्यभार संभालते ही संजीव खन्ना एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नई व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया है और पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसलों को लेकर कई बार विवाद की स्थिति बनी थी। आरोप लगाए जाने लगे थे कि सीनियर वकील जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। ऐसे में अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों के केस की सुनवाई तुरंत हो जाती थी, जबकि आम आदमी के केस की तारीख नहीं मिल पाती थी। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगे कि क्या आम आदमी के लिए कानून अलग है और खास के लिए अलग। लेकिन अब सीजीआई संजीव खन्ना ने साफ कर दिया कि पहले की व्यवस्था अब नहीं चलेगी। जस्टिस खन्ना ने वकीलों को खरी खरी सुनाते हुए आदेश दे दिया है कि किसी भी मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। वकील इसके लिए ईमेल या लिखित पत्र भेजें। इसे लेकर चीफ जस्टिस ने कहा, अब कोई मौखिक उल्लेख नहीं होगा, केवल ईमेल या लिखित पर्ची या पत्र के जरिए ही तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। बस उस पत्राचार में वकीलों को तत्काल सुनवाई की आवश्यकता के कारण बताने होंगे। आमतौर पर वकील दिन की कार्रवाई की शुरुआत में सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष अपने मामलों पर तत्काल सुनवाई के लिए उनका मौखिक उल्लेख करते थे और अब इस परंपरा को सीजीआई खन्ना के आदेश पर बदला जा रहा है। अब सीधे सीजीआई के पास किसी मामले की सुनवाई के लिए वकील नहीं आएंगे। जो नियम है उसी तरह से केस सूचीबद्ध किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना के सीजीआई बनते ही बदलाव दिखने लगे हैं, तो वहीं वक्फ बिल पर बनी जेपीसी में भी बदलाव दिखने लगे हैं और इस बदलाव के पीछे बीजेपी के सहयोगियों की नाराजगी मानी जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ बिल को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जहां विपक्षी सांसद जेपीसी की बैठकों को बॉयकॉट कर रहे हैं। वहीं अब जेपीसी की बैठकें भी रद्द कर दी गई हैं। दरअसल बीते कुछ वक्त से जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल राज्य दर राज्य दौरा कर रहे हैं। कर्नाटक से लेकर असम तक जा जाकर वक्फ बिल पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी सांसदों ने इन सभी बैठकों से किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि ये टूर ऐसे वक्त पर आयोजित किया गया जब वे सभी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में काफी व्यस्त है। ऐसे में अब लोकसभा सचिवालय ने कोलकाता, पटना और लखनऊ का टूर, जो कि 12 नवंबर से शुरू होना था, उसकी तारीख आगे बढ़ा दी है। अब ये दौरा 14 नवंबर से शुरू होगा। दरअसल विपक्षी सांसद जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर आरोप लगा रहे हैं कि अध्यक्ष मनमाना फैसला ले रहे हैं। विपक्षी सांसदों को उनका पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि जगदम्बिका पाल बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की थी, लेकिन उनकी मांग पर आश्वासन के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब उन्होंने ओम बिरला को एक और चिट्ठी लिखी है। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी की राज्य यात्राओं पर नाराजगी जताते हुए इस चिट्ठी में लिखा कि उनकी शिकायतों के बावजूद जेपीसी अध्यक्ष ने दौरा जारी रखा, जिसके कारण उन्होंने 5 राज्यों के दौरे का बहिष्कार किया। उनका कहना है कि पाल के नेतृत्व में हो रही बैठकों में कोरम पूरा नहीं है, जिसके बाद अब लोकसभा सचिवालय का ये फैसला सामने आया है। जेपीसी के दौरों पर जेडीयू के विरोध ने ब्रेक लगा दिया है, लेकिन मणिपुर में चल रही अशांति पर कब ब्रेक लगेगा, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवालों में बीजेपी और मोदी सरकार घिरी हुई है। एक बार फिर मणिपुर में हालात बिगड़ते दिख रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। जिरीबाम में सुरक्षा बलों की कुकी उपद्रवियों के साथ मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके बाद से तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है।
दरअसल 11 नवंबर को जिरीबाम के बोरो-बेकरा पुलिस स्टेशन और उसके बगल में स्थित सीआरपीएफ कैंप पर कुकी उपद्रवियों ने जमकर गोलीबारी की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों की तरफ से भी फायरिंग की गई और इस मुठभेड़ में 11 कुकी उग्रवादी ढेर कर दिए गए, जबकि 2 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। उग्रवादियों की जान जाने की खबर सामने आने के बाद कुकी जो काउंसिल का विरोध देखा जा रहा है, उन्होंने इस घटना पर बयान जारी कर कहा, जिरीबाम में हुई दुखद घटना में हमने सीआरपीएफ के हाथों अपने 11 कुकी जो ग्राम स्वयंसेवकों को खो दिया, जिनकी गोली मारकर जान ले ली गई। कुकी जो काउंसिल ने पीड़ितों के सम्मान में और हमारे सामूहिक दुख और एकजुटता को व्यक्त करने के लिए 12 नवंबर को सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक पूर्ण बंद की घोषणा की है। कुकी जो शांति, न्याय और सुरक्षा के लिए इस संघर्ष में एकजुट है और गहन जांच की मांग करते हैं। कुकी उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन के साथ ही पास के बाजार पर भी धावा बोला था, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। राहत शिविर के लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन हालत पर काबू पा लेने के बाद भी शिविर के 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन लोगों को कुकी समुदाय ने किडनैप कर लिया है। लापता लोगों में 2 की बॉडी भी मिली है, 2 लोग जीवित मिले हैं, जबकि 6 लोग अभी भी गायब हैं। हालात को देखते हुए पूरे इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत कर्फ्यू लगा दिया गया है। लापता लोगों की तलाश जारी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मणिपुर में शांति कब आएगी? सरकार प्रदेश में शांति बहाल करने का वादा कब पूरा करेगी? और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मोदी सरकार के एक बड़ बोले केंद्रीय मंत्री, जो कि पहले केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी गरीबों की नौकरियां लेकर के उनको मुसलमानों में देना चाहते हैं। उनका बयान, उनकी सोच उनके हिसाब से हो सकता है ठीक हो। इससे ये एक बात अच्छी है कि सरकार को नौकरियां नहीं देना पड़ेंगी और बहुत सारे लोग इस बात से मान भी जाएंगे। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।